उसने उसे खूब तंग किया था, बल्कि वो उसे 4-5 घंटों तक तंग करती रही। कुछ भी लेती तो कह देती कि अम्मा ने कहा है वो भी ले आना और ये भी ले आना। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं, अम्मा ने कहा है कि वो भी खरीदना, तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम पर हर चीज़ जचती है। उसने वारिक को कुछ ही लम्हों में जिज कर दिया था। वो बड़ी मुश्किल से उसके साथ चलता, उसकी फजूल बातों को मजबूरी में सहे जा रहा था। बस नहीं चल रहा था कि उसे अकेला छोड़कर चला जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो इज्जत थी उसकी, और रात के इस अंधेरे में वो अपनी इज्जत को किसी भी मॉल में अकेले किसी भी तरह छोड़कर नहीं जा सकता था। हाँ, लेकिन वो उसकी फजूल बातों और हरकतों से तंग आ चुका था बहुत। यहाँ तक कि वापसी पर उसकी आइसक्रीम की जिद ने उसे अच्छा खासा झुंझला कर रख दिया था। वो बच्चों की तरह जिद पकड़ कर बैठ गई थी और वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। उसकी ऊंची ऊंची आवाज़ में धाड़े मारने पर गाड़ी को ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गया और फिर उसकी पसंद की आइसक्रीम ला कर दी, जिसे खाने के बाद ही वो घर जाने को तैयार हुई थी। अजी सुनते हैं, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको तंग किया, लेकिन बीवी तो अपने शोर को ही तंग करती है ना, भला और किसको करेगी। वो उसके साथ कमरे में दाखिल होती अपनी एक्टिंग के जोहर दिखा रही थी, क्योंकि अम्मा अब तक जागती उनका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों को एक साथ अंदर आते देख यकदम नज़र उतार कर अपने रूम में भेज चुकी थी उनकी। साथ ही साथ वारिक ने उनसे कहा था कि अगर उसे शॉपिंग पर जाना हो तो आपके साथ जाएगी, मुझे इसने बहुत तंग किया है आज। उस पर अम्मा ने कह दिया कि बीवी अपने शोहर को तंग नहीं करेगी तो और किसे करेगी भला, जिस पर मायरा को तो मज़ीद शय मिल गई थी, इसलिए वो कमरे में आने तक उसे छेड़ती रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उसने अचानक मायरा को पकड़कर खुद के करीब किया। वो जो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, उसके चौड़े सीने से टकराई तो वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे अचानक क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बिना उसकी तरफ झुक चुका था। उसके अंदाज में बला की शिद्दत थी, जैसे उससे उसकी बातों का इंतकाम ले रहा हो। अब क्या सारी रात कुलियाँ करने में गुजारोगी? वो अपनी मूँछों को उसकी शफाफ गर्दन पर रगड़ता, उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ा गया। वैसे शोहर भी तो अपनी बीवी को ही किस करता है ना, और भला किसे करेगा। अम्मा ने तुम्हें अब तक ये तो सिखा ही दिया होगा ना कि शोहर को खुश किस तरह किया जाता है। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और मायरा बेचारी घबराते हुए पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चलती बेड पर जा गिरी थी। देखो, तो तुम दूर रहो मुझसे, पास आने की कोशिश की तो तो क्या? वो अचानक उसके ऊपर साया बनता, एक हाथ उसके कब्जे में लेता, उसकी कमर के गिर्द दूसरा हाथ हाइल करता उसे खुद से लगा चुका था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मचल रही थी। उसका पुरस्कार अंदाज उसे घबराहट में मुब्तला कर रहा था। वो उसके मजाक को ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियस ले चुका था। देखो, मैं मजाक कर रही थी, खुदा के लिए छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसे एक बार फिर खुद की तरफ झुकते पाकर वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, लेकिन वारिक जैसे अपने होश में था, जबकि वो उसकी अगली हरकत पर फड़फड़ा कर रह गई थी। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, जबकि उसके मिन्नत भरे अंदाज पर वारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। क्या हुआ डार्लिंग, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं यार? तुम तो मेरी बीवी हो, मैं तुम पर हर तरह का हक रखता हूँ, और वैसे भी हम पाकिस्तानी मर्दों को तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। बाकी सारी बातें बाद में, हक पहले आता है। यकीनन वो कल रात वाली बात का इंतकाम ले रहा था। देखो प्लीज़ छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ना तो तुम मुझे पसंद करते हो और ना ही मैं तुम्हें। हम दोनों सिर्फ पछताएंगे इस तरह का ताल्लुक एक दूसरे के साथ जोड़कर। ना तो मैं तुम्हारे मयार पर पूरा उतरती हूँ और ना ही तुम मुझे पसंद हो। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। और तुम कभी मेरे मयार पर पूरी उतर भी नहीं सकती। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहता हूँ? ये सब करने के लिए तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो मायरा बीबी। मुझे तुम में ज़रा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे ये करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। वो पुरसकून अंदाज में उसे देखते बोल रहा था, जबकि वो बस उसे देख रही थी। रोना धोना बंद करो, ठीक है, छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी कुछ बातें मानना पड़ेंगी। वो शर्त रख रहा था, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। वो उसकी बात मुकम्मल हुए बिना और उसकी बात को सुने बिना ही बोल पड़ी थी। तुम मुझे तुम कहकर नहीं बुलाओगी। तुम्हारी किसी तरह की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इसके अलावा भी तुम्हें मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी, वरना तुम्हारी एक बगावत मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने पर उकसा सकती है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम तलाक के बाद यहाँ से वैसे ही जाओ जैसे आई हो। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि मायरा उसकी सारी बातों को गौर से सुनते सिर्फ हाँ में सर हिला गई। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन प्लीज़ ये मत करो
वो उससे नज़रें चुराते बोली, जबकि वो जैसे ही उसके साथ अपना मुआहदा करके उस पर यकीन करने के लिए तैयार हो गया, इसीलिए उसके बाजू आज़ाद करते हुए उठकर खड़ा हो गया और साथ ही साथ हाथ बढ़ाकर अपनी शर्ट उसके करीब से उठाते वॉशरूम में बंद हुआ। जबकि मायरा तेज़ी से बैठते उठते सोफे पर जा बैठी। वो फ्रेश होकर निकला तो मायरा को काफ़ी खौफजदा सा सोफे पर बैठे देखा। तुम वहाँ क्यों बैठी हो? देखो लड़की, इस तरह के ड्रामे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर आकर सो। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहूँ ना तो ये फासला मुझे रोक नहीं सकता। उसने सोफे से लेकर बेड की तरफ इशारा करते हुए फासले को नापा था। इस वक्त भी मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से आज़ाद किया है। अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये मत सोचना कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब से तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहना होगा। अगर तुम नहीं चाहती कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी, वरना मैंने शादी अपनी अम्मा की पसंद से करनी थी और मेरी अम्मा को तुम भी काफ़ी पसंद हो। उसने ज़ुमाइनी अंदाज में कहते अपनी जगह संभाली। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। उठो वहाँ से और यहाँ आकर लेटो। उसने अब तक उसे वहीं बैठे देखकर ज़रा सख्ती से कहा तो हुमायरा ना चाहते हुए भी सोफे से उठकर बेड के पास आई थी। जबकि वो बेड पर लेटा उसकी जानिब से करवट ले चुका था। वो कितनी देर उसको करवट लिए देखती रही, फिर आहिस्ता से बेड पर बैठ गई। उसने गैर महसूस अंदाज में अपने और वारिक के बीच में तकिए की दीवार कायम करते उससे अपना सर तकिए पर रखा, जबकि निगाहें अब तक उसकी पीठ पर ही थीं। वो बिल्कुल बेड के दूसरे कोने पर जाकर सो रही थी। उसकी ज़रा सी हरकत करते वो यहाँ से भाग जाने वाली थी, जबकि वारिक उसके डर से काफ़ी महजूज हो रहा था। वो दूसरी तरफ करवट लेते हुए भी शीशे में उसकी सारी हरकतों को नोट कर रहा था, जबकि अपने चेहरे पर आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोकते उसने अपनी आंखें बंद करके लाइट ऑफ कर दी थी। उसके लाइट ऑफ करने पर मायरा की तरफ थोड़ी सी हरकत हुई थी, लेकिन वो फिर पुरसकून होकर सो गई। आ गए आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलते हुए खुशी से बोली। तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? हाय, मैं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। वो एक झटके से उसे खुद से लगा गया था। अल्लाह अल्लाह, ताशफैन क्या कर रहे हैं आप? वो खुद को आज़ाद करवाने पर तोड़ने लगी। पास नहीं आना था तो इंतज़ार क्यों कर रही थी? वो बदमज़ा होते बोला, क्योंकि मैंने आपका पसंदीदा पिज़्ज़ा बनाया है आज। उसने मुस्कुराते हुए बताया। तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ भी और पसंद नहीं, वो उसे खुद से करीब करते हुए बोला। कैसा गुजरा आपका दिन आज का? क्या क्या किया आपने सारा दिन? वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटते हुए पूछने लगी। ये क्या तरीका है? तुम यहाँ मेरे पास रहकर भी तो ये सारे सवाल कर सकती हो ना? वो उसे एक झटके से अपने करीब करते हुए बोला। हाँ तो करीब ही तो हूँ, बताइए ना कैसा गुजरा आपका दिन? उसे खुद को घूरते पाकर देख वो कुछ घबरा कर उसके करीब आते हुए बोली। बहुत बोरिंग, बहुत फजूल। तुम्हारा चेहरा नहीं देखा सारा दिन तो खुद ही सोच लो कैसा गुजरा होगा। वो उसके कंधे पर सर रखते हुए लाड से बोला, जबकि वो इसके इस अंदाज पर मुस्कुरा दी थी। चलें कोई बात नहीं, अब तो आपने मुझे देख लिया ना, तो आपका दिन अच्छा हो गया। वो उसका मूड ठीक करने को बोली। हाँ दिन तो अच्छा हो गया, लेकिन मैं इसको और अच्छा करना चाहती हूँ। अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो तो। वो जुमाइनी अंदाज में उसकी तरफ झुका। जाएं, जाकर फ्रेश हो जाएं। रोमांस के अलावा कुछ सूझता भी है आपको या नहीं? वो उसका रुख कमरे की तरफ करते बोली। नहीं, जवाब बेसाख्ता आया। ताशफैन प्लीज़, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। इस दफ़ा उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तुम्हें पता है तुम बहुत बोरिंग बीवी हो, बिल्कुल रोमांटिक नहीं। उसने जैसे उसकी खसूसियात गिनवाई थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आप बहुत रोमांटिक है और मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए आपका रोमांस काफ़ी है। इस दफ़ा वो उसे पीछे से पुश करती कमरे तक लाई थी। जाए मैं खाना लगाती हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ताशफैन उसे घूरते अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाता रूम में चला गया। जबकि वो वापस आकर जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी। उसने अपनी तैयारी भी कर ली थी। कल से उसे दोबारा कॉलेज ज्वाइन करना था और ताशफैन को इस बारे में वो आज मैसेज पर दिन में ही बता चुकी थी, जिस पर ताशफैन ने कहा कि जो भी तैयारी करनी है दिन में कर लेना। रात को मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। और उसकी इस बात पर उसने शर्माते हुए अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसकी आंख खुली तो उसे आईने के सामने खड़ा देख वो एक झटके से उठ बैठी। आराम से मायरा बीबी, आराम से। इतनी जल्दबाजी में उठकर अपनी कोई हड्डी तोड़वा और चटका लोगी, इल्ज़ाम फिर मुझी पर आएगा। वो जुमाइनी अंदाज में कहता चुप हो गया, जबकि मायरा को उसकी पूरी बात सुननी थी। क्या इल्ज़ाम आएगा तुम पर? उसने बहुत गुस्से से पूछा था, जब वारिक ने एक नज़र उसकी तरफ देखते आईब्रो उचकाए। रात के सारे मंजर एक दफ़ा फिर से उसकी आंखों के सामने घूम गए। मेरा मतलब है कि आप पर क्या इल्ज़ाम? उसने बड़ी जल्दी से अपनी बात की दुरुस्तगी करनी चाहिए।
छोड़ो, तुम ना ज़रूरत से ज़्यादा मासूम हो, तुम्हें तो मेरी बात कोई समझ ही नहीं आती। चलो नीचे, अम्मा हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। वो बात ख़त्म करते हुए बोला, जबकि उसने भी जल्दी से उठते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकाले। जब वो अचानक रास्ते में हाई हुआ, वो गुलाबी रंग वाले पहनो। वो उसके हाथ से ब्लैक ड्रेस लेकर एक तरफ फेंकते हुए बोला कि क्यों? मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं। न जाने क्यों उसकी इस तरह से खुद को देखती नज़रें बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी उसे। मेरी मर्ज़ी, कहा ना कि अब से तुम मेरी मर्ज़ी पर चलोगी। बस समझ लो कि आज से मेरी मर्ज़ी शुरू हो चुकी। वो बात ख़त्म कर चुका था। वो कुछ बोलने ही वाली थी जब अचानक वारिक उसे चुप करा गया। उसका अंदाज उसे बहुत कुछ जता गया। ये तुम्हारी गलती की सज़ा है। आज के बाद जब जब तुम्हारे मुंह से मेरे लिए ये लफ्ज़ निकलेगा, तुम्हें यही सज़ा सहनी होगी। क्या कह रही थी तुम? वो उसके लबों पर अंगूठा फेरते बड़ी फुर्सत से उसको महसूस कर रहा था, जबकि उसने जल्दी से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और अगले ही लम्हे वॉशरूम में बंद हो गई। जबकि वो सर नफ़ी में हिलाता अपना काम ख़त्म करने लगा। इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? पहले मेरा किराया दो। वो कॉलेज छोड़ने के लिए उसे आया तो अपना सामान पकड़ते कॉलेज के अंदर वो दाखिल होने लगी, जब उसने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ किया था। अल्लाह अल्लाह ताशफैन, आप मुझसे किराया लेंगे? बीवी से कौन किराया मांगता है? वो नाराज़गी भरे अंदाज में बोली, मैं मांगता हूँ और सूद समेत वसूल भी करता हूँ। चलो जल्दी से निकालो मेरा किराया, वरना मैं अपने तरीके से लूँगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं तो नहीं दे रही आपको आपका किराया, क्या कर लेंगे आप? वो सीने पर हाथ बांधते हुए सवाल जवाब करने लगी। सोच लो, उसने धमकी के भरे अंदाज में उसे कहा। सोच लिया? आप मुझसे किराया कैसे मांग सकते हैं? मुझे छोड़ना और लेने आना तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना। मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं देने वाली। वो उसके दिए हुए पैसे अपनी मुट्ठी में दबाते उसके रूबरू खड़ी थी। अगर पैसे नहीं दोगी तो कुछ और देना पड़ेगा। सोच समझ कर डील करो मेरे साथ। वो जैसे उसे मशवरा दे रहा था। मेरे साथ डीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम पर लेने आ जाइएगा। वो अपना आप आज़ाद करवाती शरारत से कहती अंदर जाने लगी। तब अचानक उसने उसका हाथ थामकर उसे खुद की तरफ खींचा और इस अचानक उफ्ताद पर वो उसके चौड़े सीने से जा लगी थी, जबकि निगाह आगे पीछे उठने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। एक मीठी सी किस और एक डिम्पल वाली स्माइल। किराया अदा करके जाओ। वो अपनी ज़िद पर कायम था। ताशफैन, दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया आपका? हम कॉलेज में, पब्लिक प्लेस है ये। उसने समझाना चाहा। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जिससे मैं पब्लिक प्लेस में भी कोई भी चीज़ मांग सकता हूँ। वो कंधे उचकाते बोला, जबकि वो उसे सिर्फ घूर कर रह गई। ताशफैन प्लीज़, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। देखो, मैं बदले में 1000 बार तुम्हारा नाम लिख दूंगा। उसने जैसे डील करनी चाहिए, जबकि उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। हम इस बारे में घर चलकर बात करेंगे, उसने समझाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बात होगी यहीं पर होगी। वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था, जबकि अचानक उसकी बाइक के साथ एक और बाइक आ रुकी। ताशफैन का ध्यान उसकी तरफ ही था, लेकिन तनावुश को उसकी तरफ देखने की वजह से वो भी इधर देखने पर मजबूर हो गया। डैनी, जो अपनी धुन में बाइक पार्क करते कॉलेज के अंदर जाने लगा था, उन दोनों को खड़े देख रुक गया। वो ताशफैन से छुप नहीं सकता था, क्योंकि ताशफैन उसे देख चुका था। अस्सलाम वालेकुम ताशफैन भाई, कैसे हैं आप? उसने बहुत खुशी से उसे सलाम किया, जबकि ताशफैन उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर गया। जाओ, जाकर अपने अंदर पढ़ाई करो, किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़बरदस्ती बात करे उसे नज़रअंदाज कर देना। वो पूरी तरह से तनावुश की तरफ मुतवज्जो था, जबकि डैनी का आकर उसे सलाम करना और ताशफैन का गुस्से से चेहरा फेर लेना उसे समझ नहीं आया था। कुछ तो था जो वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती अंदर की तरफ चली गई। उसका सारा ध्यान आज डैनी की तरफ रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर डैनी ने ताशफैन को भाई कहकर क्यों पुकारा था। यहाँ तो सगे भाई भी एक दूसरे को भाई नहीं कहते थे। कोई तो ताल्लुक था उन दोनों में, और ताशफैन ने उसे इस तरह इग्नोर क्यों किया था? कुछ तो था जो जानना ज़रूरी था। डैनी अक्सर उससे बात करने की कोशिश करता था, उसके आगे पीछे रहता था। उसने नोट किया था कि एक टाइम के बाद डैनी ने उसे मुखातिब करना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो आसपास ज़रूर रहता था उसके। 2-3 दफ़ा तो डैनी ने गैर महसूस अंदाज में उसकी मदद भी की थी, और उसे बाद में पता भी चल गया था कि डैनी ही उसकी मदद कर रहा है। वो सोचती थी कि ऐसा वो क्यों करता है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आज उसे कुछ ना कुछ समझ आया था। डैनी का कोई ताल्लुक था ताशफैन के साथ। वो अपनी सोचों में गुम थी जब उसे सामने से डैनी आता नजर आया। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ी, जबकि वो उससे अपना रुख फेर गया था। यकीनन वो उसे नज़रअंदाज कर गया था। उसने उसे आते हुए देख लिया था। अजीब आदमी है, पहले खुद ही मुझसे बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता था, और आज जब मैं उससे बात करने आई हूँ तो ऐसे नखरे दिखा रहा है। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। ताशफैन को वैसे ही पसंद नहीं कि मैं किसी से बात करूं। मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, वरना ताशफैन मुझसे खफा हो जाएंगे। वो यही सब सोचते हुए
हुए वहीं बैठ गई, जबकि डैनी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ा उसकी तरफ आने का इशारा करने उसकी तरफ आने का इंतज़ार कर रहा था। उसे लगा वो ताशफैन और डैनी के बीच के रिश्ते को कुछ ना कुछ हद तक समझ चुकी है और वो इस बारे में जानने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसलिए वो एक अलग-थलग जगह पर आ रुका कि वो वहाँ आकर उससे बात करे, क्योंकि ताशफैन के आने का वक्त हो चुका था और अब वो कभी भी गेट पर आ सकता था। और अगर ताशफैन उन दोनों को बात करते देख लेता तो उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता। ये लड़की ताशफैन और उसके रिश्ते को बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकती थी, लेकिन वो तो पीछे से ही पलट गई थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की है ये। वो वापस ऊपर आया तो उसे वहीं पर बैठे देखा जहाँ वो थोड़ी देर पहले बैठी थी। उसे देखते ही वो चेहरा फेर गई, जबकि डैनी उसकी बेवकूफ़ी पर सिर्फ हाथ पर हाथ मार कर रह गया। जब वो अचानक उठते हुए गेट की तरफ चली गई, यकीनन ताशफैन आ चुका था। वो वहीं से पीछे से पलट गया था। डैनी अब बस एक ही दुआ मांग रहा था कि तनावुश ताशफैन को ये ना बता दे कि डैनी उससे बात करने की कोशिश करता है या फिर उसके पीछे आता है। भाभी जान आपका वलीमे का ड्रेस आ गया, अम्मा आपको नीचे बुला रही हैं। वो दोनों भागते हुए उसे बताने आए। कौन सा ड्रेस? उसने फिर से पूछा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने सुनने में कहीं गलती की है। अरे आपको नहीं पता वलीमे का ड्रेस कौन सा होता है? मैं बताता हूँ। जब लड़की को दुल्हन बनाया जाता है ना तब उसको पहनाया जाता है वलीमे का ड्रेस। आपने दुल्हन देखी हुई है? छोटू ने किसी बड़े सियाने की तरह उसे समझाते हुए पूछा। ओह अच्छा, वो ड्रेस दुल्हन पहनती है, उसने समझने वाले अंदाज में कहा। तो छोटू खुश हो गया कि वो अपनी भाभी को बात समझाने में कामयाब हो गया। हाँ हाँ, वही वाली ड्रेस जो दुल्हन पहनती है, वो ड्रेस आपके लिए आ गई है। अब आपको भी दुल्हन बनना है ना, इसलिए अम्मा ने मंगवाई। आए चलें, चल कर देखते हैं, वो उसका हाथ थामते बोला। हाँ चलो, क्यों नहीं, चल कर देखते हैं कि कैसी है मेरी वलीमे की ड्रेस। वो उन्हें खुश करते हुए उनके साथ ही जाने लगी। हालांकि उसकी कोशिश तो ये थी कि किसी न किसी तरह किसी का मोबाइल उसके हाथ लग जाए जिससे वो ताशफैन से राब्ता कर सके। उसने अहमद से पूछा तो उसे पता चला कि उसे मैट्रिक के बाद मोबाइल मिलने वाला है, जबकि छोटू के पास फ़ोन तो हर वक्त रहता था, लेकिन अम्मा का फ़ोन ले सकती थी, लेकिन ताशफैन का नंबर उसको ज़ुबानी नहीं आता था। अब ताशफैन का नंबर तो उसे सिर्फ वारिक या फिर उसके बाबा के मोबाइल से ही मिल सकता था, और उनका मोबाइल हासिल करना आसान ना था। तनावुश ताशफैन इब्राहिम 800 दफ़ा लिख चुका हूँ। वो जो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी, उसके कहने पर खिलखिला कर हंसी। सिर्फ लिखने का फ़ायदा नहीं ताशफैन साहब, ये बताइए कि आपको मेरा नाम याद भी हुआ कि नहीं? उसने पूछना ज़रूरी समझा। याद हो या ना हो, लेकिन अपने किराए के लिए मैंने तुम्हारी शर्त पूरी करनी है। वो एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुका था, जबकि सुबह वाली बात वो शायद काफ़ी दिल पर लिए हुए था। उसने खुद ही उसे कहा था कि तुम मुझे किस करो तो बदले में मैं तुम्हारा नाम 1000 दफ़ा पेपर पर लिखूंगा, और अब वो लिख रहा था। उसका नाम उसने 1000 बार लिखने के लिए कहा था। 800 दफ़ा वो लिख चुका था, और उसने धमकी भी दी थी कि वो सिर्फ किस पर अब टलने वाला नहीं है। अब वो अपनी मेहनत का भरपूर मुआवजा लेगा, सूद समेत, क्योंकि उसका नाम लिखते लिखते उसके हाथ अच्छा खासा दर्द करने लगे थे। ये लीजिए पानी, आप थक गए होंगे। वो खिलखिलाते हुए उसे पानी देने लगी। उसे यकीन था आज उसे तनावुश का नाम 100% याद हो जाएगा, क्योंकि जितनी दफ़ा वो उसका नाम लिख चुका था उसके बाद उसका नाम भूलना उसके लिए भी आसान नहीं था। अब एक ही दफ़ा पानी पीऊँ, शर्त पूरी करके वो उसे कलम दिखाते हुए एक बार फिर से शुरू हो चुका था। पता नहीं आपने कब से ये सब ख़त्म करना है, मुझे तो नींद आ रही है, मेरी तरफ से गुड नाइट। इससे पहले कि वो कुछ कहता वो जल्दी से कमरे में भाग गई, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाता एक बार फिर से उसका नाम लिखने लगा था। कमरे में आने के बाद उसकी आंख कब लगी उसे खुद भी पता ना चला। उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। लिख लिया तुम्हारा नाम 1000 दफ़ा, अब मेरा किराया दो। मेरा नाम याद हो गया आपको? वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। मेरा इरादा तो तुम्हें हिफ्ज़ करने का है, तुम्हारा नाम क्या चीज़ है?